हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 7 का पार्ट 2। पहला प्रश्न, बेनियोफ मंडल क्या है? दो प्लेटों के टकराव का क्षेत्र, दो प्लेटों के अपसरण का क्षेत्र, पराचुंबकीय का क्षेत्र या भूकंप क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बेनियोफ मंडल क्या होता है? जब दो प्लेटें टकराती है आपस में, तो जिस एरिया में वो टकराती है वो एरिया क्या कहलाता है? वो बेनियोफ कहलाता है या बेनियोफ जोन कहलाता है। ठीक है, जैसे प्लेट ए ये हो गई और प्लेट बी ये हो गई, और जहां पे टकराएगी, जिस एरिया में टकराएगी उसे बेनियोफ जोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेनियोफ जोन कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के टकराने से हुई? अफ्रीकन और यूरोपियन, भारतीय और यूरोपियन, अफ्रीकन और अरेबियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हुई थी? तो इसका आंसर होगा अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेटों के टकराने से आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि आपको पता है जो अफ्रीकन भारतीय प्लेट है वो तो वैसे भी काफ़ी दूर है, और अफ्रीकन और अरेबियन नहीं हो सकती, ये साइड में हो गया। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट है, क्योंकि जो आल्प्स पर्वत है वो यूरोपियन क्षेत्र में तो है ना, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे सामने जो मैप दिख रखा है, हमें ये आल्प्स पर्वत नज़र आ रहा है ना, जहाँ जिस एरिया में जो आल्प्स पर्वत है वो फैला हुआ है। तो ये देखो, ये जो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, ये कई सारे देशों में आल्प्स पर्वतमाला है ना वो फैली हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम ज्वालामुखी है? इनमें से कौन सा है जो प्राचीनतम ज्वालामुखी है? माउंट एटना, क्राकातोआ, स्ट्राम्बोली या विसुवियस। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचीनतम ज्वालामुखी कौन सा है? तो प्राचीनतम ज्वालामुखी है माउंट एटना, यानी विश्व का प्राचीनतम ज्वालामुखी है जो माउंट एटना है ना, क्योंकि ये लगभग 30,000 साल से भी अधिक पुराना ज्वालामुखी है और अभी भी ये एक्टिव है। ठीक है ना। तो देखो माउंट एटना है कहाँ पे? तो हमारे सामने ये यूरोप का मैप आ रखा है ना, और इसमें जो हमारे सामने दिख रहा है जो व्हाइट कलर में, वो क्या है? वो है इटली का मैप, इटली का नक्शा है ना। और इटली के जस्ट नीचे जाते हैं, इटली का ही पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिसिली द्वीप। कौन सा आइलैंड है? ये सिसिली आइलैंड है, और इस सिसिली आइलैंड या सिसिली द्वीप पे यहाँ पे है माउंट एटना। और ये माउंट एटना है ना, ये क्या है? विश्व का सबसे पुराना जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के संबंध में ज्वालाव्रत किस पेटी में पाया जाता है? यानी ज्वालाव्रत है ना, वो कौन सी पेटी में पाया जाता है? परी अटलांटिक पेटी में, परी प्रशांत पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में, या इन सभी में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो परी ज्वालाव्रत पेटी, इसे क्या कहते हैं? इसे अग्निवलय भी कह सकते हैं या रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे है? तो ये है अपने परिप्रशांत पेटी में। कौन से में? परिप्रशांत पेटी में। तो क्या है ये ज्वालाव्रत? तो ये देखो, एक्चुअली ये वो एरिया है जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे वो प्लेटें हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से आपस से टकराती है, और जिस कारण जो लावा है वो बाहर आता है। तो ये जो दिख रही है ना, ये जो आकृति, ये क्या कहलाती है? ये रिंग ऑफ फायर कहलाती है। और ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में। और जो इक्वेटर है ना, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मतलब विषुवत रेखा है, इसके ऊपर भी ये फैली हुई है और नीचे वाले भाग में भी ये फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो मेरियाना ट्रेंच है ना, विश्व का सबसे गहरा गर्त, वो भी इसी पेटी के बगल में है। इस प्रकार जो विश्व के कई सारे गर्त है वो प्रशांत महासागर में है ना, जो यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे ये पेरू गर्त हो गया, ये मिडिल अमेरिका गर्त हो गया, है ना, और ये अपना जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फोसा मैग्मा क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? संप्राय मैदान है, ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी है, या दरार तलाई है? तो फोसा मैग्मा क्या है? तो फोसा मैग्ना एक दरार तलाई है। दरार तलाई माने है कहाँ पे? सबसे पहले तो फोसा मैग्ना कहाँ पे है? तो ये है जापान में। जापान वाला जो इलाका है, या यूं कहीं जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सु द्वीप है। उस होन्सु द्वीप को बीच में से एक दरार बांट रही है। ये दिख रही है ना आपको मैप में, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं फोसा मैग्ना। यानी ये जो होन्सु द्वीप है उसको दो भागों में बांट रही है, अलग अलग भागों में, है ना। तो ये एक दरार तलाई है। क्या है? दरार तलाई है। और कहाँ पाई जाती है? तो ये जापान है ना, उसके होन्सु द्वीप वाले एरिया में। बाकी ये समुद्री भाग में भी पाई जाती है,
लेकिन वहाँ ये दिखाई नहीं देती। लेकिन जो जापान का होन्शु द्वीप है वहाँ पे इसे हम प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, यानी कौन सा मंडल है जिसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं? ट्रोपोपोस, स्ट्रेटोपोस, मेसोपोस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जो ट्रोपोपोस होगा ना, या कहें हिंदी में क्षोभ मंडल, वो मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। क्योंकि जो मौसमी परिवर्तन होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? ज़्यादातर मौसमी परिवर्तन वो सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होती है। तो हमारे सामने जो पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं वो आगे देखो। ये हो गया सबसे नीचे, जो नॉर्मली 12 से 18 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यानी पृथ्वी से अगर हम 12 से 18 किलोमीटर के एरिया तक जाते हैं वहाँ पे ट्रोपोस्फीयर फैली हुई है। कौन सी? ट्रोपोस्फीयर जो परत है वो फैली हुई है। और उसके बाद में ट्रोपोस्फीयर के बाद में आगे क्या आता है? उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, इस प्रकार एक्सोस्फीयर कहाँ तक फैली है? ये 10,000 से ऊपर वाले एरिया में फैली हुई है ना। और जो ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? ये 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊष्मा बजट बताता है। ऊष्मा बजट क्या होता है? महाद्वीपों का तापमान होता है, भूमि और समुद्र के ऊपर ऊष्मा का वितरण होता है, सौर विकिरण या पार्थिव विकिरण होता है, या आंतरिक और बाह्य रेडियो क्षमता के संतुलन को ऊष्मा बजट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा बजट क्या होता है? बजट का मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा। बजट का तात्पर्य हम यही समझते हैं कि जिसमें आय एक साइड लिख देते हैं और जितने व्यय होंगे, खर्चे होंगे, वो एक साइड लिख देते हैं। अब ऊष्मा बजट, अब ऊष्मा के बजट की बात करी जा रही है। तो हमारा जो धरातल है, जो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है, वो अपने सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करता है ना। वो कितनी ऊष्मा प्राप्त करता है और अपने पास रिटर्न रखता है और उसके बाद में ऊष्मा को वापस आकाश में भेज देता है ना। तो जो सौर विकिरण यानी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त हुई वो, और जो पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी ने जो ऊर्जा वापस भेज दी अंतरिक्ष में, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो ऊष्मा बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ऊष्मा बजट कहलाता है। तो देखो, पृथ्वी एक निश्चित मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त करती है, ये सबको पता है। और जो सूर्य ताप आता है वो किससे आता है? वो लघु तरंगों से आता है या दीर्घ तरंगों से आता है? तो हमें पता है जो सूर्य ताप है ना वो लघु तरंगों से आता है। ठीक है, अब धरती के पास में सूर्य ताप प्राप्त हो गया। अब धरती क्या करेगी? इस सूर्य ताप को वापस भेज देगी, जितना उसको जरूरत नहीं होगी उस हिसाब से। तो इसको वापस भेजने को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण के माध्यम से भेजती है या दीर्घ तरंगों के माध्यम से वापस भेजती है ना। तो ऊष्मा के इस प्रवाह के माध्यम से पृथ्वी अपने तापमान को संतुलन रखती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊष्मा बजट कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो हवाएं हैं वो सुमेलित नहीं है? तो 22 नाम की जो हवाएं हैं वो फ्रांस में बहती है, लेवेंडर स्पेन में बहती है, बोरा इटली में बहती है, या एड्रियाटिक सागर जो इटली का ही पार्ट है, और परगा जापान में बहती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? जो परगा है ना वो जापान में नहीं बहती। कहाँ नहीं बहती? जापान में नहीं बहती। तो कहाँ बहती है? ये बहती है जो रूसी टुंड्रा है ना वहाँ बहती है। कहाँ बहती है? रूसी टुंड्रा में, रूसी टुंड्रा में बहती है। ठीक है, अब 22 नाम की हवाएं हैं ना, ये कहाँ बहती है? ये फ्रांस में बहती है, लेवेंडर स्पेन में बहती है, और बोरा इटली में बहती है। और ये सारी 22, लेवेंडर, बोरा और परगा, ये सारी ठंडी पवनें हैं। कैसी पवनें हैं? ठंडी हवाएं हैं। और 22 कहाँ की है? 22 है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। या इस प्रकार इसको ऐसे रिलेट करो कि फ्रांसीसी भारत में 22 दिन ही रह पाए थे, बाद में अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हो। लेवेंडर कहाँ की है? ये लेवेंडर स्पेन की है। बोरा जो इटली का एड्रियाटिक सागर है वहाँ बहती है, और वहाँ परगा जापान में। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? क्यूरोसिवो, सुसीमा, अल्यूशियन या फ्लोरिडा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो क्यूरोसिवो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की है, बिल्कुल है, सही है। सुसीमा भी प्रशांत की बहती है, बिल्कुल है। अल्यूशियन भी प्रशांत की है, सही है। लेकिन फ्लोरिडा है ना वो प्रशांत की नहीं है। वो कहाँ की है? वो है अटलांटिक की। किस महासागर में बहती है ये? फ्लोरिडा है ना वो अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ पे? अटलांटिक में। जबकि क्यूरोसिवो, सुसीमा और अल्यूशियन कहाँ बहती है? ये तीनों प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है ना। और ये तीनों, ये भी गर्म ही जलधाराएं हैं। कैसी है? क्यूरोसिवो, सुसीमा और अल्यूशियन कैसे जलधाराएं हैं? ये गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। फुनाफुटी एटोल कहाँ पे है? फुनाफुटी एटोल है ना, वो तवालू में, वैसे तवालू देश की कैपिटल कह सकते हैं इसे। तो ये कहाँ है, ये क्या चीज़ है? ये प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी है, शंकु है, सागर है? तो फुनाफुटी एटोल क्या है? एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है ना, फुनाफुटी एटोल। अगर मैप में हम देखना चाहिए इसे, तो ये देखो हमारे सामने फुनाफुटी एटोल का मैप आ गया है। हमारे सामने जो दिख रहा है ना ये बड़ा जैसा आकृति, ये ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पूर्वी और उत्तरी यानी उत्तर पूर्वी भाग में जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये फुनाफुटी एटोल है। और इस फुनाफुटी एटोल पे लगभग 5,000 6,500 के आसपास लोग रहते हैं। और ये तवालू नाम का देश है, उस देश का सबसे बड़ा जनसंख्या आबादी वाला क्षेत्र है ये फुनाफुटी एटोल, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की चीन के साथ सीमा रेखा है, यानी भारत के चाइना के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है? 3310, 80, 587 या 3488? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का चाइना के साथ सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी? 3488 किलोमीटर है। तो देखो हमारे सामने ये चाइना का मैप आ गया है, भारत का मैप आ गया है, और उसके ऊपर हमें चाइना भी दिख रहा है, ये रेड कलर में चाइना दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अपना प्यारा भारत हो ही गया। ये अक्साई चीन है, ये इसने अभी वर्तमान में इस पे चाइना का प्रशासन है, लेकिन वैसे ये भारत का ही हिस्सा है, इसलिए इसको येलो कलर में दिखाया गया है। यानी जब समय आएगा तो इस अक्साई चीन को भारत में वापस मिला लिया जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लग रहा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, फिर उत्तराखंड की सीमा लग रही है, उसके बाद यहाँ पे नेपाल की सीमा लग रही है, और इसके बाद यहाँ पे सिक्किम की सीमा लग रही है, उसके बाद में देखो भूटान की सीमा लग रही है, फिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है। तो इन राज्यों की सीमा चाइना के साथ लगती है ना। तो और अगर लंबाई की देखें, सीमा रेखा की लंबाई देखें तो कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोनार झील अवस्थित है। लोनार झील कहाँ पे? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में। तो लोनार झील कहाँ पे है? तो जैसे लोनार झील का हमें पता ही है कि ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और लोनार झील के बारे में ये कहा जाता है, और ये जो GSI है ना, इसने क्या कहा है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? एक उल्कापिंड आकाश से गिरा, और जैसे ही आकाश से उल्कापिंड गिरा उससे क्या हुआ? उससे खड्डा हो गया, खड्डा होने से वहाँ झील का निर्माण हो गया। देखना चाहोगे आप इस झील को? तो देख लेते हैं एक बार। ये देखो कितनी खूबसूरत झील है लोनार झील। तो ये अंतरिक्ष से या ऊपर से ली हुई फोटो है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये किसी उल्कापिंड के गिरने के कारण ही इस झील का निर्माण हुआ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गर्म वर्ष माना जाता है? यानी अब तक कौन सा साल है जिसे अब तक का सबसे गर्म साल माना जाता है? 1990, 2016, 1885 या 1950? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016। यानी 2016 का साल था ना, ये अब तक का सबसे गर्म साल माना गया। 2016 का साल, यानी 2016 सबसे गर्म साल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का तो हम सुन ही रहे हैं रोज रोज कि विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और ये हमारी पृथ्वी के लिए अच्छे सूचक नहीं है। हमें इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या फिर बहुत से पर्यावरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देशों के स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं, और विभिन्न बड़े बड़े संस्थाओं के स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण का बड़े नुकसान कौन कर रहे हैं? जो विकसित देश हैं, वो पर्यावरण का बड़ा नुकसान कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और इसमें कौन पिसीज रहे हैं? जो विकासशील देश है, जैसे भारत जैसे देश है, जो अब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अब इनको तकलीफ हो रही है। जो विकसित हो चुके हैं ना, उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो अविकसित देश है उनको तो वो कह ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो कुछ कार्बन उत्सर्जन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जो विकासशील देश है ना, इनको इससे तकलीफ हो रही है इस बात से। लेकिन फिर भी भारत ने जैसे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, तो ये भी एक सराहनीय कदम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ICAR के अनुसार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी प्रकार की मृदा का फैलाव है?
तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, इसने किस प्रकार की मृदा को सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई मृदा माना है? इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल या वर्टिसोल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आईसीएआर ने माना है कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे इंसेप्टिसोल वाली मृदा है। कौन सी मृदा है? इंसेप्टिसोल मृदा है ना, वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो भारत में जितनी क्षेत्र में मृदा फैली हुई है उसका 39.74 यानी लगभग 40% क्षेत्र पर तो इंसेप्टिसोल मृदा ही है। जो अपने राजस्थान में अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में फैली होती है ना इंसेप्टिसोल, उसी मृदा की बात करी जा रही है जो सीकर, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्र में फैली हुई है। कौन सी मृदा है? ये इंसेप्टिसोल मृदा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक बाघों और बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व, यानी कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ सबसे ज्यादा बाघ है? ठीक है, नंबर 1। और सबसे ज्यादा बाघ घनत्व है। बाघ घनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक बाघ वहां रहते हैं। तो कौन सा है? जिम कार्बेट है, बांदीपुर है, नागरहोल है या संजय दुबरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना, कौन सा? जिम कार्बेट, जो यूके में उत्तराखंड में है, वो सबसे ज्यादा बाघों वाला नेशनल पार्क भी है और वहीं सबसे ज्यादा बाघ घनत्व भी है ना। तो जैसे हमारे सामने आगे जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना, वो कहाँ पे? वो यूके में। यूके बोले तो अपना उत्तराखंड। फिर बांदीपुर कहाँ पे? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। तो इसको कैसे याद करोगे आप? जैसे या तो ज़्यादातर को याद होगा, याद नहीं है तो इसको याद करवा देता हूँ मैं। जो अगर नाटक करोगे ना तो क्या कर लिए जाओगे? बंदी बना लिए जाओगे। तो इसको कर्नाटक को बांदीपुर से रिलेट कर सकते हो। फिर नागरहोल कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटक में है। और उसके बाद संजय दुबरी है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत के कितने क्षेत्र पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? यानी ISFR की रिपोर्ट आई 2021 की, उसमें कितने क्षेत्र पर भारत में मैंग्रोव वन के बारे में बताया गया है? 4992, 3550, 5245 या 5972? तो इसका आंसर हो जाएगा 4992 किलोमीटर पे। कितने पे? 4992 किलोमीटर पे भारत में मैंग्रोव वन है। कैसे वन है? मैंग्रोव वन है। यानी 8 किलोमीटर में मैंग्रोव वन बढ़ जाएंगे ना, तो कितने मैंग्रोव वन हो जाएंगे? 5000 किलोमीटर मैंग्रोव वन हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 5000 में से 8 कम है। 8 कम माने 4992 किलोमीटर है ना। और अगर हम प्रतिशत क्षेत्र में बात करें, यानी भारत के कुल क्षेत्र का कितना % भाग मैंग्रोव वन क्षेत्रफल के रूप में पाया जाता है, तो ये कितना है? 0.15% मान सकते हो। यानी 1% भी नहीं, 1% का भी 1/7वां हिस्सा मान सकते हैं। और पिछले बार का जो मैंग्रोव वन था 2019 की जो रिपोर्ट थी, उसके मुकाबले इस बार 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र, यानी घास वाले क्षेत्र को भी संरक्षित कर दिया गया है, तो वो कौन सा है? रानीखेत है, मंडी है, गंगटोक है या अगरतला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत। रानीखेत है ना, वो अपने उत्तराखंड में है। कहाँ पे? जो इंडिया का यूके है ना, कौन सा? उत्तराखंड, वहाँ पे है। वहाँ पे एक जिला है अल्मोड़ा, उस अल्मोड़ा जिले में रानीखेत नाम का स्थान है। वहाँ पे पहला घास संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया? तो ये 14 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और इन्वायरमेंट से संबंधित बात है और पहली बात है, पहली बार किया गया है ना ऐसा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए आपको इसके बारे में विशेष रूप से याद रखना ही है। 2021 का नवंबर का महीना था, रानीखेत में पहला घास संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और रानीखेत कहाँ पड़ता है? तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? बोल्तारो हिमनद से, वियापो हिमनद से, सियाचिन से या बोखरचू से? तो जो सिंधु नदी का उद्गम किससे होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू हिमनद से। किससे? बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो हमारे सामने ये सिंधु नदी तंत्र आ गया है। तो देख रहे हो, यहाँ बोखरचू हिमनद है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, फिर इस प्रकार ये पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे पंचनद के पास में जो रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज नदियाँ मिल जाती है और फिर पंचनद के रूप में इसमें आकर सिंधु नदी मिल जाती है। और देखो जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किस किनारे पे है? ये दाएं किनारे पे है, ठीक है ना। और जो ये रावी नदी है, इसके किनारे पे क्या है? जो हड़प्पा संस्कृति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? 74.4 थी, 65.38 थी, 73% थी या 64.83% थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73% थी। कितनी थी? 73% थी। उसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? तो 80.9 पुरुषों की साक्षरता थी और महिलाओं की कितनी थी? 64.6% महिलाओं की थी और ओवरऑल कितनी थी? 73 थी, है ना। 64.6 महिलाओं की, 80.9 पुरुषों की और 20 की किसकी होगी? ओवरऑल 20 की होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में कुल भूमि में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी राजस्थान की कुल भूमि है ना, भू सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार उसमें बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? 12.22, 10.84, 9.23 या 5.25? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंजर भूमि कितनी है? बंजर भूमि है 10.84%। यानी कुल भूमि का 10.84% कैसा है एरिया? बंजर भूमि है। भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 10.84% एरिया क्या है? बंजर भूमि है। हमारे सामने जो भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के आंकड़े आ गए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। एग्जाम में इस संबंध में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जिसको आपको स्पेशली याद रखना है वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मैंने कल के या परसों के वीडियो में बताया था, है ना, या तो फर्स्ट पेपर में बताया या सेकंड पेपर में बताया, कहीं ना कहीं बताया है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 52.58%, यानी आधे से भी ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है ना, कितना है? 52.58% हो गया। अब उसके बाद में देखो वानिकी वाला क्षेत्र कितना है? तो 8.08 ना, ये वानिकी का क्षेत्र है। कितना है वानिकी का? तो वानिकी का है 8.08। अगर इतना भी याद नहीं रख सको तो इतना 8% तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, यानी बाकी तो कृषि की उपयोगी भूमि थी, लेकिन कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि कितनी है? तो ये 5.85 है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि कितनी है? कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.85 हो गई। ठीक है। ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो ऊसर है और कृषि का अयोग्य है, वो कितनी है? वो हो जाएगी 6.92%, है ना। फिर स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, अब ये वाली पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। स्थायी चारागाह कितना है? तो ये है 4.86, 4.86। देखो इसमें 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो स्थायी चारागाह और गोचर भूमि में 4 से 8 तीनों हैं, लेकिन क्रम से नहीं है। 4, 8, 6 है ना। और वृक्षों के झुंड और बाग कितने हैं? तो ये है 0.08। 0.08 क्या है? वृक्षों के झुंड और बाग, छोटे छोटे बगीचे होते हैं ना, वो कितने हैं? वो है 0.08% मान सकते हैं इसे, है ना। और बंजर भूमि, ये बहुत उपयोगी डेटा है। तो 10.84 जो हमारे प्रश्न में था। उसके बाद अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? ये 6.25 है। अन्य चालू पड़त भूमि 6.25 अन्य चालू पड़त भूमि है। और चालू पड़त कितनी है? और चालू पड़त है 454, है ना। तो स्पेशली जो याद रखने हैं वो कौन से हैं? एक तो शुद्ध बोया याद रखना है, एक वानिकी वाला याद रखना है, ठीक है, एक वृक्षों के झुंड और बाग जो 0.08 ये याद रखना है ना। बाकी ये 2-3 आप याद कर लोगे स्पष्ट है, तो बाद में इनको एलिमिनेट करने में भी सुविधा होगी, बाकियों के आंसर निकालने में भी सुविधा होगी। बाकी एक बार पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक रह ही जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साहित्य का विज्ञान या समाज के अर्थ का विज्ञान? तो समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। क्या होता है? समाज का विज्ञान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज शास्त्र निम्न में से किसका वर्णन करता है? क्या होना चाहिए का, क्या नहीं होना चाहिए का, उचित और अनुचित का, या क्या है का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र इसका वर्णन नहीं करता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। वो तो जो परिस्थितियां है उसका वर्णन करता है। तो जो वर्तमान में क्या है उसका वर्णन करता है समाजशास्त्र, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज शास्त्रीय अध्ययन आधारित होता है किस पे? वैषयिक उपागम पे, आदर्श उपागम पे, यथार्थवादी उपागम पे या वस्तुनिष्ठ उपागम पे? तो समाज शास्त्रीय अध्ययन किस पे आधारित होता है? तो समाज शास्त्रीय उपागम है ना, वो किस पे आधारित होता है? समाज शास्त्रीय अध्ययन किस पे आधारित होता है? वैषयिक उपागम पे आधारित होता है। समाज शास्त्र का अध्ययन किस पर आधारित होता है? वैषयिक यानी विषय के उपागम पे आधारित होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सेंट साइमन ने, वेबर ने, पेज ने या कॉम्ट ने? तो वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत कॉम्ट साहब ने, समाज शास्त्र के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्ट साहब ने प्रतिपादित किया था वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत। समाज होता है, समाज कैसा होता है? मूर्त होता है, अमूर्त होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता? तो ये बताया गया है समाज कैसा होता है? समाज अमूर्त होता है, यानी समाज दिखाई नहीं देता है।
समाज में विद्यमान है। समानता, असमानता या समानता और असमानता दोनों या दोनों ही नहीं, तो क्या विद्यमान होता है समाज में? तो समाज में समानता भी होती है, समाज में असमानता भी होती है। इस प्रकार अगर दोनों ही होती है तो दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज उदाहरण है किस चीज़ का? समाज का उदाहरण है, समूह का उदाहरण है, सामाजिक संबंधों का उदाहरण है, बहुल समाज का उदाहरण है। तो भारतीय समाज किसका उदाहरण है? तो भारतीय समाज है ना बहुल समाज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुल समाज का उदाहरण है। क्या? भारतीय समाज बहुल समाज का, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वो व्यापक है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, है ना, हर प्रकार के लोग भारतीय संस्कृति में समाहित है। तो इस प्रकार क्या होगा? भारतीय समाज बहुल समाज का उदाहरण है। भारत को ले लो, अमेरिका को भी ले लो, है ना। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे? बराक ओबामा बने थे, जो काले गोरे कई कैटेगराइजेशन करे जाते हैं ना, उसके बावजूद भी अमेरिका क्या है? सब चीज़ों को स्वीकार करता है ना। वो उसी प्रकार किसी में कोई भेद नहीं करता ना, देखो अमेरिका, है ना, सबको समान अवसर देता है। उसी प्रकार भारत भी तो देखो सबको समान अवसर देता है। यहाँ पे जाति, धर्म, लिंग, जन्म, किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया संविधान के माध्यम से। और वैसे भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ भारत में समाहित है, तो भारतीय समाज बहुल समाज का उदाहरण हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव समाज और पशु समाज में समानता का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कौन सा वो पॉइंट है जो मानव समाज और पशु समाज में समानता का आधार नहीं है? समूह में रहना, तो भाई समूह में पशु भी रहते हैं, मानव भी रहते हैं। समान मूल परिवर्तन, तो मूल परिवर्तन भी होते हैं, सब उनमें भी होते हैं, उनमें भी होते हैं। सीखने की क्षमता पशुओं में कहीं ना कहीं होती ही है थोड़ी बहुत तो। और संस्कृति, लेकिन संस्कृति है ना, ये पशुओं को और मानवों को एक दूसरे से अलग करती है। क्या अलग करती है? संस्कृति अलग करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीमेल के वर्गीकरण का आधार क्या है? सीमेल साहब के वर्गीकरण का क्या आधार है? सामाजिक संबंध, संबंधों की प्रकृति, आकार या सदस्यता की प्रकृति। तो सीमेल साहब ने वर्गीकरण का क्या आधार माना है? तो सीमेल साहब है ना, उन्होंने वर्गीकरण का क्या आधार मान लिया? आकार को माना है। किसने? सीमेल ने, है ना। हीमेल नहीं है, यह सीमेल है। क्या है? सीमेल, ठीक है। तो इसको आकार से मानो, है ना, आकार से कनेक्ट करना है सीमेल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संदर्भ समूह प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? संदर्भ समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मार्टन ने, हाइमेन ने, सिरोकिन ने या ओलपोर्ट ने? तो संदर्भ समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी जो हाइमेन है ना, उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या? संदर्भ समूह प्रत्यय। संदर्भ समूह प्रत्यय का संबंध किससे है? तो ये हाइमेन से। किससे? हाइमेन से, है ना। हाइमेन से किसका संबंध है? संदर्भ समूह प्रत्यय का। संदर्भ समूह प्रत्यय, इस प्रकार इसको रिलेट करना है। और आपको 21 तारीख तक इसको मन में रिटेन करना है, ध्यान रखना। 21 तारीख तक आपको इन बातों को अपने माइंड में सेट करके रखना है, भूल नहीं जाना है। निम्न में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह का प्रतिपादन किया था? काल्पनिक संदर्भ समूह की बात हो रही है यहाँ पे। तो काल्पनिक संदर्भ समूह का प्रतिपादन किसने किया? देखो, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना आपने और उसको किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करके रखना है। तो काल्पनिक संदर्भ समूह की बात कर रहे हैं हम। किसकी? काल्पनिक संदर्भ समूह की। तो कौन संबंधित है इससे? क्लाइनबर्ग, हाइमेन, सिरोकिन या ओलपोर्ट। तो इससे कौन संबंधित है? क्लाइनबर्ग। जो क्लाइनबर्ग है ना, ये संबंधित है। किससे? काल्पनिक संदर्भ समूह से संबंधित कौन है? यानी काल्पनिक संदर्भ समूह का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लाइनबर्ग ने किया था। किसने? क्लाइनबर्ग नाम का बंदा है, उसने काल्पनिक संदर्भ समूह का प्रतिपादन किया था। क्लाइनबर्ग काल्पनिक संदर्भ समूह, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? यानी बाकी तो द्वितीयक समूह की विशेषता है, लेकिन एक कोई सी नहीं है। तो घनिष्ठता का अभाव, संबंध आकस्मिक, औपचारिक, सुपरिचित या संविदात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुपरिचित। क्योंकि द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव होता है, आकस्मिक और अनौपचारिक संबंध होता है और संविदात्मक होता है, लेकिन ये सुपरिचित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सुपरिचित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उप संरचनाओं से होता है। यानी सामाजिक संरचना कैसे होगी? जैसे ये सामाजिक संरचना और इसके विभिन्न उप संरचनाएं, यानी इनसे मिलके सामाजिक संरचना बनेगी, है ना। तो इनमें से कौन सी वो शामिल नहीं है? उप संरचना इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? परिवार, जाति, चर्च या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों ही शामिल है। यानी
क्योंकि विभिन्न उपसंरचनाएं होगी तो विभिन्न तो अनलिमिटेड होगी, तो परिवार भी शामिल होगा, जाति भी होगा, चर्च भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्वान प्रकार्यवादी नहीं है? यानी बाकी विद्वान तो प्रकार्यवादी है, लेकिन एक विद्वान है जो प्रकार्यवादी नहीं है। तो कौन कौन से है वो? स्पेंसर, दुर्कीम, रेडक्लिफ, ब्राउन या मार्क्स? तो जो मार्क्स है ना वो प्रकार्यवादी नहीं है। ठीक है, मार्क्स प्रकार्यवादी नहीं है, बाकी स्पेंसर है, दुर्कीम है और रेडक्लिफ ब्राउन भी है। यानी स्पेंसर कैसे हैं? प्रकार्यवादी। दुर्कीम कैसे हैं? ये भी प्रकार्यवादी है। और रेडक्लिफ ब्राउन कैसे हैं? ये भी प्रकार्यवादी है। लेकिन क्या मार्क्स प्रकार्यवादी है? ना, मार्क्स प्रकार्यवादी नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए, परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने कुछ अवधारणाओं का विकास किया था। ठीक है, यानी किंग्सले डेविस ने किस चीज़ को समझने के लिए अवधारणा का विकास किया? परिस्थिति के संगठन को समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी अवधारणा उन्होंने विकसित नहीं की थी? ऑफिस, स्थिति संकुल, स्तुति या मुख्य परिस्थिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुख्य परिस्थिति है ना वो उसमें शामिल नहीं है। यानी ऑफिस का विकास किया था, स्थिति संकुल का किया था, स्तुत का किया था, लेकिन मुख्य परिस्थिति का नहीं किया, है ना। किसने? किंग्सले डेविस ने। और क्या किया था उन्होंने? परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं विकसित की थी। ठीक है, और क्या शामिल नहीं था? मुख्य परिस्थिति शामिल नहीं थी। व्यक्ति द्वारा एक समय में धारित अनेक परिस्थितियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति क्या कहते हैं? यानी जो व्यक्ति एक समय पर कई सारी परिस्थितियां धारण करता है, सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति को क्या कहते हैं? परिस्थिति प्रतिमान, ऑफिस, मुख्य परिस्थिति या प्रदत्त परिस्थिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो मुख्य परिस्थिति हो जाएगी। क्या होगी? मुख्य परिस्थिति हो जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पुस्तक का नाम देखो, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, है ना। 1918 में लिखी। किसने लिखी? ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखी, हाइमे ने लिखी, सिरोकी ने लिखी, अल्पोर्ट ने लिखी? किसने लिखी है? तो ये ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखी। किसने लिखी? ओसवाल्ड स्पेंगलर ने। क्या लिखा? ये तो वेस्ट, इसका डिक्लाइन, है ना। कब लिखी? 1918 में लिखी। और किसने लिखी? ओसवाल्ड, और आगे क्या है? स्पेंगलर। आपको किसी भी तरीके से इसको रिलेट करना है, आपको याद करने में चाहे वाइल्ड ही हो जाना है, भले कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरा जंगली बन जाना याद करने में। किसी भी तरह से याद रखो, इन चीज़ों को याद रखो, याद रखोगे तभी नंबर आएंगे, है ना। तो क्या है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है। और कब हुआ? 1918 में ये किताब लिखी, तो 1918 में ये मान लेते हैं 1918 में। किसने लिखा? ओसवाल्ड ने। किसने? तो इसे ओस से रिलेट करो कि ओस आ गई ना तो ये क्या हो गया? वेस्ट का डिक्लाइन हो गया, यानी वेस्ट नीचे आ गया। तो ओसवाल्ड स्पेंगलर, इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण क्या है? अनिवार्य नियम होना, तुलनात्मक गति, सार्वभौमिक होना, या सभी? तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण क्या है? तो अनिवार्य नियम भी सामाजिक लक्षण में शामिल होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण पूछा है, तो अनिवार्य नियम होता है सामाजिक परिवर्तन का, तुलनात्मक गति भी होती है, सार्वभौमिक भी होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए किसने महत्वपूर्ण माना? यानी सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना, किसने माना? कार्ल मार्क्स ने, हाइमेन ने, सिरोकिन ने या ओलपोर्ट ने? किसने माना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या माना है? सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? टाइनबी ने, हाइमेन ने, सिरोकिन ने या ओलपोर्ट ने? तो सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक परिवर्तन का कैसा सिद्धांत? चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? टाइनबी ने लिया। किसने दिया? टाइनबी ने दिया था, है ना। किस नबी ने? मोहम्मद नबी ने नहीं, टाइनबी ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्र सरकार ने योजना आयोग को भंग कर उसके स्थान पर कौन सा आयोग गठित किया? केंद्र सरकार ने योजना आयोग को तो कर दिया भंग, उसके स्थान पर कौन सा आयोग गठित कर दिया? वित्त आयोग, नीति आयोग, डायरेक्ट टैक्स आयोग, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग को तो कर दिया खत्म, और उसकी जगह कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, 1 जनवरी
2015। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? जो हरित सूचकांक है वो किसने विकसित किया था? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ने, विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हरित सूचकांक किसने विकसित किया था? जो वर्ल्ड बैंक का पर्यावरण और सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग है ना, किसने? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है संस्था, और विभाग कौन सा है? पर्यावरण और सामाजिक सुस्थिर विभाग। इसने हरित सूचकांक जारी किया था। सतत विकास की संकल्पना केंद्रित है। सतत विकास की संकल्पना किस पे केंद्रित है? सतत विकास में आर्थिक विकास शामिल होता है, सामाजिक विकास शामिल होता है, पर्यावरण संरक्षण शामिल होता है, या सभी पर? तो ये सभी पर लागू होती है। सतत विकास की जो इसमें आर्थिक विकास भी शामिल है, सामाजिक विकास भी शामिल है, और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक, यूएनओ, यूएनडीपी या ऊर्जा व संसाधन विश्व संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व सतत विकास सम्मेलन। देखो एसडीजी गोल्स के बारे में तो आप परिचित हो कि विश्व में 17 एसडीजी गोल्स है जिन्हें 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, तो इसका जो सम्मेलन है वो आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। भारत में जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसका प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग करता है, श्रम मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कौन जारी करता है? वो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का एचडीआई सर्वाधिक है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा देश है जो सबसे बेहतर एचडीआई लिए हुए है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। यानी वर्तमान में जो श्रीलंका है ना, वहां का एचडीआई सबसे बेस्ट है, यानी वहां पे जो मानवों की स्थिति ना वो सबसे बेहतर है ना। तो देखो वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है 2021 की रिपोर्ट है, और ये अभी 2022 में आई है। इसमें भारत की रैंक क्या थी? इसमें भारत की रैंक है 132वीं। कौन सी रैंक है भारत की? 132वीं रैंक है। और इससे पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी तो भारत की रैंक कितनी थी? 130वीं। यानी भारत की स्थिति में क्या हुई है? गिरावट हुई है। अच्छा ठीक है, तो भारत अब 130 में कंफ्यूज मत हो ना। वर्तमान में भारत की रैंक कौन सी है? वर्तमान में भारत की रैंक 132 है। कौन सी है? 132 है। किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। अब बात करते हैं भारत को स्कोर कितना मिला है। तो देखो भारत को इसमें स्कोर मिला है 0.633। सबसे पहली बात, यहाँ स्कोर 0 होता है और 1 होता है, यानी 0 और 1 के बीच में कहीं भी होता है। ठीक है, तो भारत का स्कोर कितना है? 0.663, यानी 633। ठीक है, अब दुनिया का स्कोर क्या है? 0.732। एवरेज स्कोर की बात करें, दुनिया का एवरेज स्कोर है 0.732। तो भारत दुनिया के एवरेज स्कोर से कम है ना। ठीक है, ये भारत वाला स्कोर याद रखना है ना, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। अब बात करते हैं टॉप पे कौन है। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री ज़्यादातर, तो सबसे पहले तो लेकिन स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे हो गया, फिर आइसलैंड हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि पहले नंबर पे एसडीआई में स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगर लास्ट की बात करें तो साउथ सूडान है ना, एसएस साउथ सूडान, ये सबसे नीचे है। ठीक है, ये 191वें नंबर पे, यानी 191 देशों में भारत कितने नंबर पे? 132 पे। अब अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो अपने पड़ोसी देशों में सबसे टॉप पे कौन है? श्रीलंका। कितने नंबर पे? 73 पे। हम कितने पे? 132 पे। ठीक है, फिर चाइना कितने पे? तो चाइना कितने पे हो गए? एक सेकेंड देख लेते हैं। 79 नंबर पे चाइना कितने पे हो गया? 79 नंबर पे चाइना हो गया। कितने पे? 79 नंबर पे चाइना हो गया। फिर भूटान 127 पे, फिर बांग्लादेश 129 पे, फिर नेपाल 143 पे, और पाकिस्तान दल्ला 161 पे। कितना पे? पाकिस्तान कितने पे? 161 पे। ठीक है ना। तो देखो अब भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? तो भारत कर रहा है 132 पे, यानी 1 2 3 4 पड़ोसी देशों में 4 देश ऐसे हैं जो भारत से बेहतर है, और सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो भारत से नीचे हैं। कौन कौन से? वो नेपाल और पाकिस्तान है। लेकिन देखो अभी थोड़े दिनों पहले देखा आपने तो श्रीलंका में क्या स्थिति हो गई थी। वहाँ तेल प्राइसेस कितने हाइक हो गए थे, लोगों का जो जीवन स्तर था, राष्ट्रपति भवन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये रिपोर्ट्स होती है ना, उतनी सच्चाई लिए हुए नहीं होती है, इतनी विश्वसनीय नहीं होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी करें तो क्या करें, मानना भी पड़ता है कई बार। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार महिला को देय भत्ता कितना है? यानी मुख्यमंत्री साहब ने योजना चलाई है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना।
उसमें महिलाओं को भत्ता कितना दिया जा रहा है? 3,000, 3,500, 4,000 या 4,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं को बेरोजगारी की स्थिति में 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। कितना? इस योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4,500 रुपये का। देखो क्या शानदार मुख्यमंत्री साहब ने क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, गजब बंदे। और पुरुषों के लिए कितना है बेरोजगारी भत्ता? 4,000 रुपये का। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिनी गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था? कोरोडो गिनी नाम का व्यक्ति था, उन्होंने किया था। किस वर्ष किया, ये पूछ रहे हैं। 1910 में, 12 में, 14 में या 16 में? तो कब किया था गया? ये किया गया था 1912 में। यानी गिनी गुणांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1912 में गिनी गुणांक का प्रतिपादन किया गया। कब किया गया? 1912 में। और करा किसने? तो इनका नाम ही देखो, कोरोडो है ना, कोरोडो गिनी, पूरा नाम कोरोडो गिनी है। इन्होंने किया था 1912 में किया था। गरीबी मापन से संबंधित डीटी लकड़वाला समिति, यानी डीटी लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी मापन से है। इसका गठन कब किया? 1985, 89, 93 या 97? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो लकड़वाला समिति है इसकी स्थापना 1989 में की गई। कब करी गई लकड़वाला समिति की स्थापना? 1989 में की गई। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो लकड़वाला साहब ने अपनी रिपोर्ट दी 1993 में, यानी 4 साल बाद उन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है ना। तो 1989 में गठित की गई और 93 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। किसने? लकड़वाला साहब ने। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी थी। यानी तेंदुलकर साहब के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था गरीबी का निर्धारण करने के लिए। तो 2011-12 में कितनी गरीबी थी? 21.9, 22.9, 23.9 या 24.9? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय भारत में हर 100 में से 21.9 लोग गरीब थे, यानी लगभग 22 लोग, 100 में से 22 लोग गरीब थे। ठीक है। कब? 2011-12 के अंदर। ठीक है। और अगर इस आंकड़े को और डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा देखें तो ओवरऑल कितनी थी? 21.9% गरीबी थी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कितनी थी? तो 25.7%, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति गरीब था उस समय, ये मान सकते हैं। गांव के एरिया में 25.7 होगी, लेकिन शहरी एरिया में देखते हैं तो ये 13.7% गरीब थे, है ना। कितने गरीब थे? 13.7% गरीब थे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि शहरी क्षेत्र में गरीब होना ज़्यादा मुश्किल कार्य है। गांव में गरीब होगे तो चल भी जाएगा, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन शहर में गरीब होगा तो आपको कोई रोटी नहीं देगा भाई साहब, भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए शहर में गरीब होना अभिशाप है, गांव में गरीब होना चल भी जाएगा, है ना। कितनी गांव में गरीबी कितनी थी? लकड़वाला साहब के अनुसार 25.7, लेकिन गांव में कितनी थी? शहर में कितनी थी? 13.7। और ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल थी 21.9%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में सबसे गरीब राज्य कौन सा था? यानी तेंदुलकर साहब ने किस राज्य को सबसे गरीब माना था? बिहार को, झारखंड को, मिजोरम को या छत्तीसगढ़ को? तो तेंदुलकर साहब ने किस राज्य को सबसे ज़्यादा गरीब माना है? तो तेंदुलकर साहब ने जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, कौन सा राज्य? जो छत्तीसगढ़ राज्य है, कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य, इसे सबसे ज़्यादा गरीब माना है। ठीक है। किसने? तेंदुलकर साहब ने। और तेंदुलकर साहब के अनुसार, उस समय तेंदुलकर साहब की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में कितनी गरीबी थी 2011-12 में? तो राजस्थान में भारत के मुकाबले देखो कम गरीबी है। राजस्थान में 14.7% ही गरीब थे 100 में से। और गाँवों में कितने गरीब थे? गाँवों में 16.05% और शहरों में 10.69% गरीब थे। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, जो मल्टी डायमेंशनल पूरी पोवर्टी इंडेक्स है ना, उसके अनुसार भारत का विश्व में स्थान कौन सा है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? ये है 62वें नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार? 62वें नंबर पे। मल्टी MPI कहते हैं ना जिसे, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में भारत 62वें नंबर पे था 2020 में। लेकिन 2021 वाले जो डेटा है नीति आयोग का, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? उसमें भारत का स्थान 66वां है, यानी स्थिति और ज़्यादा बदतर हुई है। कितने देशों में बात कर रहा है? 107 देशों में, लेकिन अब की बार वाली रिपोर्ट 66 वाला है ना, वो 109 देशों में है। ठीक है। और इसमें जो 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, एक तो शामिल किया जाता है स्वास्थ्य, ठीक है, एक शामिल किया जाता है शिक्षा, और एक शामिल किया जाता है जीवन स्तर, है ना। ये 3 चीज़ों के मायने के आधार पर देखा जाता है कि कोई क्षेत्र कितना अमीर है और कितना गरीब है। लेकिन अगर राजस्थान में देखते हैं कितने गरीब बता रहा है, राजस्थान में देखो आप जीवन स्तर की बात करते हो तो शादियों में जाओ 50 टाइप की मिठाइयाँ मिल जाएगी। कहाँ गरीब है यार, क्या बात कर रहे हो। मांग के नियम का सच्चा अपवाद है पूरक वस्तु, संयुक्त मांग, गिफिन वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु। यानी मांग के नियम का अपवाद क्या है?
कौन सा है? तो मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, मांग घटती है मतलब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, लेकिन कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गिव इन वस्तु के मामले में नहीं चलता। ये क्या होता है, जब कीमत घट जाती है ना तब उसकी मांग उल्टी बढ़ जाती है। नहीं, कीमत बढ़ जाती है ना तो उसकी मांग बढ़ जाती है, वो कीमत घट जाती है तो मांग घट जाती है, क्योंकि लोग इसे अपने लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, किसको? गिव इन वस्तुओं को। अगले प्रश्न में चलते हैं। इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी का दौर रहा कब से कब तक रहा? 1929 से 39, 1940 से 50, 1950 से 60 या 1961 से 71। तो विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी ना, बहुत बड़ी भयानक मंदी आई थी, यूं कह सकते हैं। और अगर हम देखते हैं, जो पहला विश्व युद्ध तो 1914 से 18 तक हो गया था, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण भी ये आर्थिक मंदी थी कहीं ना कहीं। पहली बात तो जो वर्साई की संधि थी उसके कारण जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरा ये मंदी थी। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे जर्मनी में कोल वाला क्षेत्र था, तो पहली संधि के तहत वो वाला क्षेत्र कई देशों ने हथिया लिया था या उसका गलत तरीके से उन्होंने उपयोग करने की कोशिश करी थी। तो अब जर्मनी की हालत खराब हो गई उस मंदी के कारण, और फिर उस मंदी के कारण लोगों में जो भावना उत्पन्न हुई ना, और हिटलर ने उसका सही तरीके से उपयोग किया, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? विश्व युद्ध सामने निकल के आया। तो ये मंदी वाला दौर चला कब से कब तक था? तो 1929 से लेके 1939 तक, है ना। इस पीरियड में भयंकर मंदी आई थी, है ना, विश्व में, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अवस्फीति क्या होती है? क्या होती है अवस्फीति? मुद्रास्फीति तो मैंने आपको बताया कि जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो वो मुद्रास्फीति है ना, या दूसरे शब्दों में मैंने बताया था आपको कि जो महंगाई है ना वो मुद्रास्फीति है। लेकिन अवस्फीति क्या है? डिफ्लेशन क्या है? कीमतें बढ़ती है, मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं, कीमतें घटती है, मुद्रा की क्रय स्थिति में शक्ति में वृद्धि होती है। तो अवस्फीति में क्या होता है कि वस्तु की कीमतें घटती है ना, मुद्रा की शक्ति में पावर बढ़ती है, मुद्रा की शक्ति बढ़ती है। मुद्रा की शक्ति बढ़ना क्या होता है? देखो, जैसे मान लो एक लीटर सरसों का तेल है, अगर इसको खरीदने में आपको 100 रुपए खर्च करने पड़े, है ना, और अब अवस्फीति की स्थिति आ गई और अभी यही 1 लीटर का तेल आपको 80 रुपए में मिल रहा है, तो अब ये बताओ जो मुद्रा है ना वो पावरफुल हुई है ना, कि पहले जो सामान 100 रुपए लग रहे थे अब उसी सामान के 80 रुपए लग रहे हैं, यानी मुद्रा की ताकत में वृद्धि हुई है, तभी तो वो सामान मिल रहा है कम रुपए में भी, है ना। तो इससे क्या होती है? मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और कीमतें घटती है। तो समझ में आ गया ना। लेकिन जो अवस्फीति होती है ना वो भी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इकोनॉमी के लिए बेहतर मुद्रास्फीति यानी महंगाई ही होती है कहीं ना कहीं, लेकिन महंगाई एक लिमिट में होती है। ऐसा नहीं अनाप शनाप महंगाई बढ़ रही है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, लेकिन एक रेंज में। जैसे आरबीआई को टारगेट दे रखे हैं कि +4% की महंगाई आपको मेंटेन रखनी है और ±2% हो सकता है, यानी ये आप 2% कर सकते हो, 6% कर सकते हो, लेकिन इस रेंज में आपको महंगाई को कंट्रोल करके रखना है। अगर इससे आगे नीचे पीछे होती है ना तब समस्या है। 2% से 6% अगर महंगाई बढ़ती है साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम का फर्क पड़ता है तब इश्यू होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021-22 में भारत का प्रभावी राजस्व घाटा रहा। 2021-22 में भारत का प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा? प्रभावी राजस्व घाटे की बात हो रही है, यहाँ पे राजस्व घाटे की बात नहीं हो रही। 6.1, 5.1, 4.1 या 3.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.1। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व का घाटे का मतलब होता है जो पहले सामान्य राजस्व घाटा होगा ना उसमें से योजनागत व्यय को निकाल दिया जाएगा, है ना, तो उससे क्या आ जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। तो ये कितना है वर्तमान में? 4.1 है। भारत में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, 2005 में, 2004 में, 3 में। तो भारत में जो जेंडर बजट की शुरुआत है ना वो 2005 में हो गई थी। कब हुई थी? भारत में जेंडर बजट की शुरुआत 2005 में हो गई थी। लेकिन वहीं अगर राजस्थान में जेंडर बजट की बात करें तो कब हुई थी? 2012-13 में। राजस्थान में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई? 12-13 में। भारत में जेंडर बजट की शुरुआत 2005 में। और भारत में कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जेंडर बजट की शुरुआत की? तो वो मध्य प्रदेश था। कौन सा था? एमपी राज्य है ना, उसने सबसे पहले जेंडर बजट की शुरुआत की थी।
किस समिति द्वारा जीएसटी की सर्वप्रथम सिफारिश की गई, यानी वो कौन सी समिति थी जिसने जीएसटी की सबसे पहले सिफारिश करी थी। जीएसटी माने तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी सबसे पहले सिफारिश किसने करी, रंगराजन ने, केलकर ने, नीति मोहन समिति ने या शिवरामन समिति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जो केलकर समिति थी ना, वो बनी थी 2003 में। 2003 में केलकर समिति बनी थी, उन्होंने सबसे पहले जीएसटी को रिकमेंड किया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रिकमेंड किया था। उसमें कहा गया कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, उनको एक मिला बना दिया जाए और एक प्रकार के कर लगाए जाए। विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग नाम से कर बने हुए कितने जाने कितने ही, उनको इस प्रकार से टैक्स सुधार करके, टैक्स रिफॉर्म करके एक सिंप्लीफाइड कर बना दिया जाए। और उसकी सिफारिश किसने करी थी सबसे पहले, तो एक केलकर साहब ने करी थी। किसने करी, केलकर साहब ने करी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, आयकर, सेवाकर, वेट या जीएसटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आयकर है ना, इनकम टैक्स, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, कराघात और करापात, ये दोनों एक ही व्यक्ति पे होते हैं। कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति ने टैक्स चुकाया वो, और जिस व्यक्ति को टैक्स देने का दर्द हो रहा है, जो जिस व्यक्ति ने टैक्स को अंतिम तौर पे जिसने वहन किया है ना, वो दोनों एक ही व्यक्ति है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स आपने लगाया और आपको ही पे करना है। जैसे आपने मान लो सैलरी 1 लाख मतलब 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बना, ठीक है, तो आपको ये 1 लाख रुपए सरकार को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास अब कितने बचेंगे, 9 लाख रुपए बचेंगे। अब आप ये 1 लाख रुपए किसी और से ले नहीं सकते, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आप एक होटल में गए, ठीक है, आपने 10,000 रुपए का खाना खाया, है ना। अरे भाई, जब सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे तो पहली बार एक पार्टी दोगे तो 10,000 रुपए का बिल तो ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा ना। तो अब होटल वाला क्या करेगा, 18% जीएसटी लगाएगा, है ना। तो कितना जीएसटी बन गया, 1800 मतलब 11,800 का बिल बना दिया आपका। अब इसको बिल मतलब इस टैक्स को पहले पे किसने किया था, तो ये जो होटल मालिक है उसने पे किया था। तो पे कौन कर रहा है, होटल का मालिक कर रहा है, लेकिन लग किसके रहा है, जो खाना खा रहा है उसका। ये होटल का मालिक क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ उस टैक्स को आपसे लेके सरकार को दे रहा है, बीच का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के टैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो जो सेवा कर हो गया यानी सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया या गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जो व्यक्ति कर चुकाता है ना, वही व्यक्ति कर अपने जेब से नहीं चुकाता है, वो कहीं ना कहीं से वसूलता है उस टैक्स को वापिस, है ना। लेकिन जो आयकर है या वेल्थ टैक्स है या कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर है, इस प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं ना, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और ये जिसको लगते हैं अंतिम उसी को ही भुगतने पड़ते हैं, उसको वापस कहीं से नहीं मिलते हैं वो टैक्स के पैसे। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को हमने समझ लिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एमएसएफ की शुरुआत आरबीआई द्वारा कब की गई। एमएसएफ की शुरुआत आरबीआई ने कब करी थी, 2005 में, 11 में, 2016 में या 2019 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2011 में। यानी एमएसएफ की शुरुआत कब करी थी, 2011 में एमएसएफ की शुरुआत आरबीआई ने करी थी। अब एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, तो जैसे बैंक रेट होती है ना, बैंक रेट आपको पता है, यानी आरबीआई जिस रेट पे नहीं, बैंक जिस रेट पे आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं, है ना। अब बैंक रेट जैसे मिलती जुलती है एमएसएफ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैंक को आज पैसे की ज़रूरत है, आज के लिए पैसे की ज़रूरत है, यानी आज बैंक के फंड थोड़े कम पड़ गए, आज उन्होंने लोन्स ज़्यादा कर दिए, अब वो पैसे तो उनको चाहिए, तो उस ओवरनाइट के लिए, हैंड टू हैंड उसी दिन के लिए जो पैसा वो आरबीआई से ले सकती है। आरबीआई से कह सकती है कि आप हमें एक दिन के लिए ओवरनाइट के लिए पैसे दे दो और अगले दिन हम आपको इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और इस पे कुछ एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई द्वारा ब्याज लिया जाता है। और वर्तमान में जो एमएसएफ की रेट है वो कितनी है, वो रेट है 6.15%, है ना। इसमें क्या होता है, एमएसएफ के माध्यम से क्या होता है, आरबीआई जो बैंक होते हैं ना, वो क्विकली बहुत आसानी से
आरबीआई से पैसे विदाउट मेनी फॉर्मेलिटीज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, व्यवहारिक ज्ञान देना, सुनागरिकता का ज्ञान देना, या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना भी होता है, बिल्कुल होता है। व्यवहारिक ज्ञान देना भी होता है, बिल्कुल होता है। सुनागरिकता का ज्ञान देना भी होता है। इस प्रकार ये सारे है ना सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, यानी इन सब सारी चीज़ों का ज्ञान देना होता है, क्योंकि सारी अच्छी बातें तो सामाजिक अध्ययन विषय में बिल्कुल समाहित होगी। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या है? बेस क्या है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का? संरचना, संस्कृति, आर्थिक उन्नति, या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संस्कृति है ना, वो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का मेन आधार है। आधार क्या है? संस्कृति है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है। मतलब सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है ना, मतलब क्या समझाएगा बालक को? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, या व्यक्ति मनोविज्ञान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है वो बालक को बाल मनोविज्ञान समझाएगा। क्या समझाएगा? बाल मनोविज्ञान समझाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रों को पढ़ना चाहिए, छात्रों को पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए? अनिवार्यतः पढ़ाना चाहिए, या फिर उसकी स्पेशलिटी देखनी चाहिए कि क्या पढ़ाना है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ये करना चाहिए, केवल निर्धारित कालांशों में पढ़ाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसकी देखनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो किस तरह से पढ़ने में सुलभ है ना। उस व्यक्ति को, उस मतलब बालक को देखते हुए उसको उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि ये किस प्रकार पढ़ने में ज़्यादा बेहतर कर सकता है, उस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में कार्य कब किया? ब्लूम साहब है ना, उन्होंने ज्ञानात्मक क्षेत्र में कार्य किया। कब किया? 1953, 54, 55 या 56? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम साहब ने 1956 में ज्ञानात्मक क्षेत्र में कार्य किया था। कब किया? 1956 में कार्य किया था। ठीक है, किसने? ब्लूम साहब ने। ब्लूम, मसीहा और रूथवाल ने उद्देश्य के किस पक्ष के क्षेत्र में कार्य किया है? यानी ब्लूम साहब ने, मसीहा साहब ने और रूथवाल साहब ने, इन्होंने उद्देश्य के कौन से पक्ष में कार्य किया है? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में, कल्पनात्मक पक्ष में? तो यह कह रहे हैं जो ब्लूम है, जो मसीहा है, जो रूथवाल है, इन्होंने उद्देश्य के भावात्मक पक्ष में कार्य किया है। किस पक्ष में कार्य किया है? ब्लूम, मसीहा और रूथवाल ने उद्देश्य के भावात्मक पक्ष में कार्य कर रहे हैं ना। ब्लूम, मसीहा और रूथवाल ने उद्देश्य के भावात्मक पक्ष में कार्य कब किया? अब ये कह रहे हैं कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक में तो 56 में कर लिया था, और ब्लूम, मसीह और रूथवाल ने भावात्मक पक्ष में भी कार्य किया है, लेकिन अब पूछ रहे कि भावात्मक में कार्य इन्होंने कब किया था? 1964 में, 65 में, 66 में या 67 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1964 में। यानी भावात्मक पक्ष में कब कार्य किया? 1964 में। किस किस ने किया? ब्लूम ने किया, मसीहा ने किया और रूथवाल ने किया। और ब्लूम ने ज्ञानात्मक में भी कार्य किया था। कब किया था? 56 में किया था। पद्धति का वह तरीका जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यानी पद्धति का कौन सा तरीका है जिसमें पठन सामग्री ना उसको व्यवस्थित कर लेते हैं पहले तो हम, और फिर उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उसे किसने बताया? बाइनिंग ने, जॉन डेवी ने, वार्ड ने या रस्को ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। किसने? जॉन डेवी साहब ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण विधि प्रक्रिया शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि है ना, वो शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ये किसने कहा है? ये बाइनिंग ने कहा है, जॉन डेवी ने कहा, वार्ड ने या रोस्को ने? तो ये किसने कहा है? ये कहा है अपने बाइनिंग साहब ने। बाइनिंग साहब ने क्या कहा है? बाइनिंग साहब ने कहा है कि जो शिक्षण विधि है वो शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य, यानी लगातार आगे बढ़ने वाला कार्य है। क्या? शिक्षण विधि। व्यक्ति जो भी सीखता है उसे कैसे सीखता है? खुद करके देखता है फिर सीखता है, प्रयोग करके देखता है फिर सीखता है, या फिर ध्यान दे के देखता है, निरीक्षण करता है फिर सीखता है? तो ये भाई सारे तरीके से सीखता है ना। जैसे हम सीखते हैं ना चीज़ों को, तो हम करके भी सीखते हैं, खुद करके भी सीखते हैं, प्रयोग करके भी देखते हैं और निरीक्षण करके भी सीखते हैं। तो इस प्रकार सारे तरीकों से सीखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो ही जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण में आ रही त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए वो कहलाते हैं भूमिका निर्वाह, मस्तिष्क उद्वेलन, नवाचार कार्यक्रम या प्रवचार कार्यक्रम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नवाचार कार्यक्रम, है ना। तात्पर्य क्या हुआ कहने का कि शिक्षण प्रशिक्षण में जो त्रुटियां आ रही है ना, उनको दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे, यानी शिक्षण को सिखाने में जो गलतियां आ रही है उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उनको नवाचार कार्यक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? नवाचार कार्यक्रम कहेंगे। पात्र अभिनय में किस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया जाता है? पात्र अभिनय में कौन से शिक्षण पर बल दिया जाता है?
अनुकरणीय शिक्षण पर, प्रतिकरणीय शिक्षण पर, अनुकूल शिक्षण पर या सभी पे? तो पात्र अभिनय में क्या होगा? अनुकरणीय शिक्षण ही तो होगा ना। पात्र में जैसे कोई अभिनय करेगा ना, तो उसमें अनुकरणीय शिक्षण होगा। क्या होगा? अनुकरणीय शिक्षण होगा। निम्न में से नवीन नवाचाराभ्यास संप्रपत्ति है। तो नवीन नवाचाराभ्यास कौन सा है इसमें से? व्याख्यान विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, कहानी विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है ना, कौन सी? मस्तिष्क उद्वेलन विधि, वो नवीन नवाचाराभ्यास संप्रपत्ति है, ठीक है ना। यानी नवीन है ये विधि, कौन सी? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन मतलब दिमाग को पजल्ट करके कोई चीज़ें सिखाई जाती है ना, उसमें आपको समस्या दी जाएगी, उसका समाधान ढूंढाया जाएगा। एक ही प्रकार की व्यू रचना जो मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? एक ही प्रकार की व्यू रचना जो मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? व्याख्यान, मस्तिष्क उद्वेलन, कहानी या क्षेत्रीय भ्रमण। तो मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करने वाली कौन सी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सी होगी? मस्तिष्क उद्वेलन होगी। कौन सी होगी? मस्तिष्क उद्वेलन होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क उद्वेलन विधि के कितने प्रकार होते हैं? 4, 7, 8 या 9? तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के कितने प्रकार होंगे? तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के 7 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 7 प्रकार होते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि के। इस प्रकार हमने आज के वीडियो के 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है ना। बाकी आपको जो पेपर्स जरूर करने हैं। अब लगभग 12-13 दिन बचे हैं और इन 12-13 दिन में आपको अपनी पढ़ाई को कई आयामों में बेहतर करना है ना। आपको सिलेबस के अनुसार चलना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप तो बॉस का स्वभाव जानते हो, है ना, आरपीएससी का स्वभाव जानते हो, तो उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। जो वर्तमान पैटर्न में आरपीएससी क्या प्रश्न पूछ रही है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे उनको भी थोड़ा बहुत आपने देख लेना है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन हुए हैं, क्या कुछ सिलेबस के बाहर भी आया है, कैसे प्रश्न पूछ रही है। स्पेशली जो हिस्ट्री का पेपर है फर्स्ट ग्रेड वाला वो देख लेना, और राजनीति विज्ञान का पेपर वो देख लेना। इस प्रकार जो हमारे संबंधित पेपर है ना, उनके एक बार प्रश्न जरूर कर लेना। ठीक है, पढ़ते रहो।